हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए सिद्धेश पलटनकर। तो हम सी ए फाउंडेशन का बैच हमने स्टार्ट किया अकाउंट्स के लिए, जो सितंबर 26 के लिए। सो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसका हमारा सेकंड यूनिट, जिसमें हमने 4 कंसेप्ट पढ़ लिए थे। जिसमें का पहला कंसेप्ट था एंटिटी कंसेप्ट, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैचिंग कंसेप्ट। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 theoretical framework। ओके, इसमें का यूनिट 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ओके, सो हमारे कौन से 4 कंसेप्ट हो गए? कौन से हुए भाई? एंटिटी कंसेप्ट, पीरियड कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक बार रिवीजन ले लूं, शॉर्ट रिवीजन। एंटिटी कंसेप्ट मतलब जहां पर ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट, ठीक है, सेपरेट याद रखना है, इन्हें मिक्स नहीं करना है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस विल गेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मींस अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर होता है, कौन से डेट से स्टार्ट होता है वो? 1 अप्रैल 2025 टू नेक्स्ट, ये सही है, हर साल चल रही टू 31 मार्च 26। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? Whether payment received or not received, not receivable, received, you have to record the transaction when they occur। जब ट्रांजैक्शन हो गया आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। पैसा आया नहीं आया वो बात की बात है। ओके, चलिए आज हमारा पहला कंसेप्ट कौन सा है? मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन दिस कंसेप्ट all expenses matched with the revenue of the period should only be taken into consideration। Second point, in the financial statement of the organization, if any revenue is recognized, and expenses related to earn that revenue should also be recognized। Third point, this concept is based on accrual concept as it considers the occurrence of expenses and income and do not concentrate on actual inflow or outflow of cash। This lead to adjustment of certain items like prepaid and outstanding expenses, unearned or accrued income। ठीक है, अब ये कंसेप्ट बोलता क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2025। ये कब खत्म होने वाला है? 31 मार्च 26। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अभी आपने ये साल जो भी इनकम कमाया, अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन ऑकर हो गया, पैसा मिला या नहीं मिला, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? ये इनकम कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे वो आपको इसी साल में रिकॉर्ड करना है, आपने पे किए या नहीं किए। इनकम अक्रूवल ने क्या बोला कि आपकी इनकम हुई नहीं हुई आपको ये पीरियड में लेना है, अगर ट्रांजैक्शन ऑकर हो गया तो। मैचिंग क्या बोलता है कि भाई आपने इनकम किया ना, इनकम करने के लिए कुछ खर्चा लगाऊंगा, तो वो खर्चा भी उसी पीरियड में आना चाहिए। एग्जांपल, सैलरी। ठीक, सैलरी आप 1 अप्रैल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 लेंगे। ठीक है, यहां से यहां एम्प्लॉय जॉब करता है, तब उसको यहां पर सैलरी मिलती है। फर्स्ट डे पे कभी सैलरी मिलती नहीं। ठीक है, सेकंड करेगा उसको यहाँ मिलेगी। वैसे ही जब वो 12वां महीना काम करेगा तो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सैलरी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, बट मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलेगा कि आपने वो एम्प्लॉय के हेल्प से इनकम कर ली, तो आपको उसको सैलरी का खर्चा 31 मार्च को दिखाना पड़ेगा, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है? मैचिंग कंसेप्ट समझ गया? जानवी क्लियर? एनीथिंग डाउट? जो इनकम आपने जो पीरियड की कमाई, उसके लिए जो खर्चा किया उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए। क्रक्स ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, इसलिए बोला ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू दैट कंसीडरेशन। समझा? वापस एक बार समझाता।
चलो, यहां पर आपने एक इनकम कमाई, ठीक है। अक्रूवल ने क्या बोला कि पैसा आया नहीं आया, हमें इनकम बुक करनी है। अब ये इनकम कमाई तो फ्री में कमाई है, इसलिए कुछ खर्चा किया होगा ना, तो वो खर्चा भी इसी साल बुक होना चाहिए, भले अपने पे किया है हो या ना हो, या यही साल में पे हो जाना चाहिए। तो ये इनकम के लिए जो भी खर्चा हुआ वो इसी साल में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, डन। मैचिंग कंसेप्ट डन जानवी? क्लियर? मैचिंग कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल नोट्स ओपन करो। मिस्टर पीके स्टार्टेड क्लोथ बिजनेस, ही परचेज 10,000 पीसेस गारमेंट्स एट द रेट 100 रुपीज पर पीस, ठीक है। एग्जांपल कौन है? मिस्टर पीके, ठीक है। इधर ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, मिस्टर पीके कितने परचेस किए उसने? 10,000 यूनिट्स। एक कितने का है तो कितने हो गए टोटल रुपीस? ये 2 जीरो ऐड कर देंगे, 10 लाख। इतना दिमाग नहीं लगाने का। ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की इसने खरीदी कर ली। आगे, पर पीस एंड सोल्ड 8,000 पीसेस एट द रेट 150 रुपीज। इसमें से उसने कितने सेल कर दिए? 10,000 में से 8,000 क्या कर दिया? सोल्ड। एक कितने का किया? तो ये कितना आया? 12 लाख। 12 लाख आया क्या? सही है क्या? चेक करो, मेरे हिसाब से 12 लाख। हाँ, आप करेक्ट, 12 लाख ही है, 12 लाख है करेक्ट। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अभी इनका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा चल रहा है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। मार्च कैसा चल रहा है? नॉर्मल चलता है। इन्होंने बोला हम 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर, इसको कौन सा कैलेंडर ईयर बोलते हैं अपन? अपने कैलेंडर में रहता है ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये वो वाला है। इनका अकाउंटिंग पीरियड ये है, ठीक है। तो कितने के यूनिट्स परचेस किए? 10,000 यूनिट्स परचेस किए। एक कितने का है? 100 रुपए का। तो कितने का हुआ? 10 लाख का। उसमें से 8,000 सेल किए एट द रेट 158, तो कितना हुआ? 12 लाख। इसी के साथ ऐसा कंसेप्ट एक और है, ये 10,000 खरीदा, 8,000 बेच दिया, मतलब 2,000 बाकी अपने पास। ये क्या है? क्लोजिंग। भले क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट खुद का दिमाग चलने को होना। जानवी? क्लियर? आगे क्या बोला है? ही पेड शॉप रेंट ₹3,000 पर मंथ फॉर 11 मंथ, ठीक है। ये पहला खर्चा हो गया परचेस का। सेकंड उसने क्या खर्चा किया? रेंट 3,000 रुपए उसने 11 महीने का पे किया। बट कितने महीने इधर? 12। अरे 11 महीने का उसने पे किया, बट अकाउंटिंग में कितने महीने? मतलब 1 महीने का उसने पे किया क्या? नहीं किया। तो ये कितना गया? 33,000। ये उसने पे कर दिए, बट उसका 1 महीने का भाई बाकी है ना, ये चीज याद रखना। इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ। अब अपने को पता नहीं क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा है, बट अपने को निकालते आना चाहिए, तभी तो 12 महीने होंगे, एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा। क्लियर है? ओके, हाँ। एंड पेड 8 लाख टू सप्लायर ऑफ गारमेंट्स, ठीक है। हाँ, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 लाख का परचेस किया, बट उसने पे कितना किया? उसने इसके अगेंस्ट कितना पे किया? 8 लाख। तो कितना पे करना बाकी है? ये क्या है? पेबल। पेबल मतलब जो अभी तक अपन ने दिया नहीं, लाइबिलिटी, क्रेडिटर है ना। वैसे ही एंड रिसीव 10 लाख फ्रॉम कस्टमर, अपने को लेना कितना था? 12, बट अपने को कितना मिला अब तक? कितना नहीं मिला? तो ये क्या हो गया? रिसीवेबल। जानवी? क्लियर? ओम? मतलब भाई इससे बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेट अस सी हाउ द अक्रूवल एंड पीरियोडिसिटी कांसेप्ट ऑपरेट। अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो गया। अभी ध्यान दो, अक्रूवल और मैचिंग कांसेप्ट इसमें आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। अक्रूवल कांसेप्ट ने क्या बोला? इनकम जितनी हुई उतनी अपने को रिकॉर्ड करनी
तो अपने को 10 लाख की इनकम हुई, भले कैश कितना मिला, बट अपन बुक्स में कितना रिकॉर्ड करेंगे, ये अक्रूवल ने बोला, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, सॉरी इनकम अपनी कितनी हुई 12 लाख, सॉरी ये परचेज साइड था, हाँ 12 लाख अपनी इनकम हुई, अपने को मिला कितना 10 लाख, बुक्स में कितना है यहाँ पर 12 लाख, ये अक्रूवल ने बोला। ठीक है, अपना खर्चा कितना हुआ 10 लाख, और ये भी हुआ ना भाई, ये भी तो खर्चा है ना, तो अभी खर्चा अपन 33 लिखेंगे या 36 लिखेंगे, 36। ये मैचिंग कंसेप्ट ने बोला कि यहां जैसे अक्रूवल ने इनकम साइड की बात की, मैचिंग ने क्या बोला, जो भाई तुमने 12 महीने दुकान यूज करी ना, तो भले तुमने रेंट पे किया या नहीं किया, तुमको पूरे एक्सपेंस बुक करना है। क्लियर है? ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, जब अपन ने परचेस किया, परचेस टू कैश टू क्रेडिटर, परचेस कितने का किया अपन ने, कैश कितने दिया अपन ने 2 लाख अपने पे उधारी चढ़ गई। सेम वैसे ही यहां से अपने को पैसे आए, कैश आ गया, कितना आया 10 लाख, डेटर्स, डेटर्स कितना टू सेल कितना, देखो ये सेल अपन ने जैसे 12 लाख लिखा तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 12 लाख से क्रेडिट हुआ, क्योंकि सेल कहा जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सेम यहां पर रेंट का कंसेप्ट, अपन रेंट कितना लिखेंगे, रेंट एक्सपेंस 36 टू आउटस्टैंडिंग रेंट 3000 टू कैश कितना 33, समझा, 33,000 अपन ने पे कर दिए, 3000 देना बाकी है। ठीक है, अब ये इन्होंने देखते अपन ने क्या करा इन लोगों ने क्वेश्चन में, इतना समझ गया। अब अपन इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं, जो इन्होंने, हाँ ले लो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है ही भाई, अपलोड हो ही जाएगा लेक्चर, अब कहा तो फोटो ले रहा, जानवी समझ ला, ओम वल्लभ फास्ट हो रहा, जानवी फास्ट हो रहा तो बताओ, फास्ट होता है, ठीक है। चलो इन्होंने, तुम अपने अपने नोट्स में देखो, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, नहीं वो अगले साल जाएगा, अपन ने क्लोजिंग स्टॉक करके उसको अप्रूवल पे लाया ना, अपन ने अपने बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते ना, तभी तो अगले साल ओपनिंग होगा। ठीक है, चलो अपने अपने नोट्स में देखो, नोट्स में उन्होंने क्या करा है। ठीक है, नोट्स में सबसे पहले दिख रहा है तुमको लिख के प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों लिखा, ये प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू लिखना चाहिए, रेवेन्यू कितना लिखा है 12 लाख, एनी डाउट, एक्सपेंसेस लिखा उन्होंने। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना लिखा उन्होंने 8 लाख, और शॉप रेंट 'ठीक है, परचेस किया अपने, कितने का परचेस किया था 10 लाख। ठीक है, रेंट कितना पे किया अपन ने 36, मैंने पहले ही बोला 36 का खर्चा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का खर्चा। ठीक है, अभी इसमें अपन जब तुम पुराना ऐसा बनाते होंगे, ये फॉर्मेट था ना पुराना, तो अपन कैसे लिखते थे, सेल्स कितना 12 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2 लाख, परचेसेस आपने लिखा 10 लाख, रेंट कितना है 36, और कुछ है, हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। अब इन्होंने, हाँ इन्होंने कैश का पॉइंट डाल दिया इसमें। ठीक है, इतना समझा गया, इससे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना, रेंट। तो 12 और 2 14 लाख, 10,36,000
-14 लाख कितना आएगा? 4, 40, 60, 64, 3,64,000। ठीक है जानवी, क्लियर है क्या? क्लियर है? इन्होंने ना ये शायद 8 लाख को ना इन्होंने ये हाँ नहीं, इन्होंने जो तुम अगर एग्जाम इसमें देखोगे ये वाले फॉर्मेट में, तो इन्होंने यहाँ पर ना क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं किया, करेक्ट? बट अपना प्रॉफिट मैच करेगा, प्रॉफिट मैच करेगा। क्यों मैच करेगा? क्योंकि अब इन्होंने इन्होंने अपना सिर्फ बेसिक फॉर्मूला निकाला है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो 10 लाख इन्होंने यहाँ पर कितना पकड़ा है? 8 लाख। बट अपन अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से क्या चलते हैं? अक्रूवल और मैचिंग के भाई जो खर्चा किया वो बुक करने का। अब मैं तो देखा भी नहीं रहा कौन से फॉर्मेट से किया, बट अपना आंसर मैच किया। समझ गया? तो तुम ये फॉर्मेट से चलो, ये फॉर्मेट से, आंसर एक ही आएगा। बेसिक रूल्स पता रहना चाहिए ऊपर। ठीक है क्या जानवी, एनी डाउट? एग्जाम्पल समझा गया? आगे चलना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हो अभी? नींद आ रही? फिर चलिए, गोइंग कंसर्न, एक बेसिक एग्जांपल लेता। तुम्हारे पापा की वाइन शॉप है, ठीक है? अब उन्होंने जिस दिन बिजनेस चालू किया तो उन्होंने ये सोच के चालू किया क्या कि मेरे को बिजनेस आज चालू किया, अगले साल बंद करना है। कोई भी आदमी वो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठा हो, उसका कभी अजम्पशन नहीं रहता कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अगले साल बिजनेस बंद करूंगा, अगले या उसके अगले साल। वो कोई भी कभी भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो इस माइंडसेट से स्टार्ट करता है कि मेरे को इसको प्रॉफिट कमाना है और जिंदगी भर चलाना है। ये जिंदगी भर चलाने को ही क्या बोलते हैं? हमारे दम तक चलाता है, रुकने का ही नहीं। ठीक है, इनडेफिनेट भाई। बट आदमी की जिंदगी 100 साल तक डिफाइन हो चुकी है अभी उसके आदतों से 100 साल भी बहुत बोल दिए मैंने। ठीक है, हाँ। तो क्या होता है कि वो चलाएगा, फिर उसका उसके डॉटर, उसके ये है, लड़का है, लड़की है, जो उसको चलाना है वो चलाए। बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रेजेंटेड or normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future. foreseeable मतलब चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, फ्यूचर में कभी बंद होने वाला नहीं है। एक मिनट, ठीक है। Hence, it is assumed that enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. If such an intention or need exists, the financial statements may have to be prepared on the different basis. चलो, पहला पॉइंट समझ में आया? मतलब पहला पॉइंट जानवी क्या है? पहला पॉइंट कि बिजनेस एक बार स्टार्ट किया तो हम कभी बंद नहीं कर। तुम लोग सो रहे का बैठ के? फिर सेकंड पॉइंट क्या है? अगर किसी इंसान का मन होता है कि अब मेरे को बिजनेस बंद करना है, हो भी सकता, तो उसकी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे नहीं होगी। क्यों? अक्रूवल का मीनिंग क्या होता है? पैसा आया या पैसा नहीं आया, हमें अकाउंटिंग करनी है। अरे अगले साल बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कौन सा अक्रूवल? अगले साल बिजनेस ही बंद होने वाला है ना, तो यहां पर अपन कौन सा बेसिस यूज करेंगे? कैश बेसिस। करेक्ट? इसका इंक है क्या रे? इंक, एक मिनट। गोइंग कंसर्न क्लियर? नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट, ये क्लियर है क्या? लिखना है वो अपने अपने नोट्स में लिख लो। ओ भाई, तो फिर जब वीडियो लेक्चर ही देख, इधर क्या करता आके? चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट।
कॉस्ट कंसेप्ट। बाय दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एन असेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? अभी जब तक तुम फाउंडेशन क्लियर नहीं होते, इंटर क्लियर नहीं होते ना, तब तक तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट ही चलने वाला है। जिस दिन तुम फाइनल में आ जाओगे उस दिन तुम्हारे पास नया कंसेप्ट आएगा, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू, करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू में करंट वैल्यू भी नहीं बोलते हैं ना, फेयर वैल्यू मतलब थोड़ा कंसेप्ट अलग रहता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, आज तुमने एक फोन खरीदा, एक लैपटॉप खरीद लिया, चलो लैपटॉप जो अपन बड़ी चीज लेते हैं ना, ये क्या छोटी मोटी चीज लेती है अपन, ठीक है। आज तुमने एक घर खरीदा, हाउस, ठीक है, टेढ़े टेढ़े ऐसे हाउस बनाते थे ना अपन बचपन में। हाँ, खिड़की, हाँ इधर दरवाजा, इधर खिड़की, करेक्ट। तो ये घर खरीदा, ये घर आप लोगों ने खरीदा 5 लाख रुपए में, ठीक है। ये आपने खरीदा था 2000, चलो 25 में पकड़ लो, ठीक है। आज आपने घर खरीदा 5 लाख रुपए का, तो आपने बैलेंस शीट में एंट्री क्या पास की? फिक्स्ड असेट टू कैश। क्लियर है? तो आपके असेट में कितना चल रहा है, बैलेंस शीट में क्या अमाउंट दिख रही है? 5 लाख रुपीज। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो, फिर वो 5 लाख से कम हो जाएंगी, जो भी डेप्रिसिएशन रेट आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। पैसा करते हो तुम लोग भाई, सीए कर रहे हो, ठीक है। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बिकॉज लैंड इज एन अप्रिशिएटिंग असेट, बट बिल्डिंग इज एन डेप्रिशिएटिंग असेट। तो आपको इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो अभी 5 लाख है, फिर 480 हो जाएगा, 460 हो जाएगा, जो भी आप डेप्रिसिएशन लगाओ, करेक्ट। तो आपकी पहले साल बैलेंस शीट बनी, यहाँ पर कितना दिख रहा है? 5 लाख, ठीक है। दूसरे साल की बैलेंस शीट बनी, यहाँ कितना दिख रहा है? 480। तीसरे साल की बने 460। एक बेसिक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन ही सिखा रहा हूं। तो आपकी वैल्यू कम कम होते जा रही है, ठीक है। बट रियल लाइफ में अगर ये 5 लाख का घर है, ये 3 साल बाद, ये 2025, ये 26, ये 27, ठीक है। 25 में आपने घर खरीदा था 5 लाख का, 27 में उसकी वैल्यू है 4,60,000। तो आप 4,60,000 में सेल करोगे इसको, फिर कितने में बेचते? कितना बढ़ाएगा? 5 लाख से ज्यादा ही बिकेगा, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, करेक्ट। अरे जब तुम लोग इसको 8 लाख 10 लाख में बात कर रहे सेल करने की, बट उसकी वैल्यू 460 तो है तुम्हारी, फिर कैसे? जिस चीज की कीमत ही 4,60,000 उसको 10 लाख में बेचने की बात कर रहे थे, क्यों कर रहे? लैंड, मैं अभी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तू क्या लैंड बेच में ला रहा? सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ अभी। तू सिर्फ ऐसा समझ कि घर है, ठीक है। अब रियल लाइफ में क्या होता है, बिल्डिंग का कभी पैसे नहीं, सिर्फ जमीन का ही पैसा मिलता है, जमीन का ही पैसा बनता है। बट अभी अपन क्या ले रहे हैं? लैंड, अपने बिल्डिंग में क्यों क्यों ले रहे हैं? बिकॉज लैंड इज एट नॉट डेप्रिसिएटिंग, वो यहाँ एग्जाम्पल में आएगा नहीं, इसलिए। तो जब आपके असेट की वैल्यू कम हो रही, तो आप लोग इसको ज्यादा में बेचते हो, क्यों? क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस ज्यादा रहता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। बट आपके बुक्स में तो पुराने अमाउंट पे ही चल रहा है। ये पुराने अमाउंट को क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोरिकल, पुरानी गई हुई कॉस्ट। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरा कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? ये घर को, एक घर है, चलो अभी एग्जांपल चेंज करते हैं, मतलब कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जानवी, अभी आप लोग एक ये डेवलप कर रहे हो, क्या बोले, समझे, पानी की टंकी, वाटर टैंक डेवलप कर रहे हो, ठीक है। वाटर टैंक बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? जो भी मटेरियल है, सीमेंट, लैंड, जमीन का भी कॉस्ट आ जाएगा उसमें, उसके बाद आपको आयरन, लोहा, लेबर, ठीक है, ये सारी चीजें लगी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स का उनको पैसा देना पड़ेगा। ये सारे चीजों का जो भी खर्चा आएगा ना, उन सबका आप क्या करोगे? टोटल। और इस खर्चे को बोला जाता है कॉस्ट, ठीक है। तो
यूज करने तक की जो भी खर्चा आएगा वो सब कहाँ आना चाहिए, कॉस्ट, और फिर ये अमाउंट पे डिप्रिसिएशन चालू। क्लियर है? फाइनल अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल कॉस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री खरीदी 100 रुपए की, फिर उसको यहाँ तक लाने का खर्चा 5 रुपए का भाड़ा लगा, फिर उसको उतारने का हमारे का 5 रुपये, तो अपनी इन्वेंट्री कितने में गिरी, 110 में। क्लियर है? इन्वेंट्री पे डिप्रिसिएशन नहीं आता मेरे भाई, थोड़ा अपना दिमाग चला, ठीक है ना। कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर है? रियलाइजेशन कंसेप्ट, realization concept. It closely follow the concept cost concept. Any changes in the value of asset is to be recorded only when the business realize it. समझाता होगे. When an asset is recorded at a historical cost 5 lakh and even its current cost is 15 lakh, such change is not counted unless there is an certainty that such change will materialize. चलो, रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब जब आप कोई चीज बेचोगे, वो बेचने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, और बेचने के लिए वो कितना खर्चा करना पड़ेगा। बेचने के लिए भी तो खर्चा करना पड़ता है, यहाँ से मटेरियल वहां लेके जाना पड़ेगा, तो मटेरियल अपन जब लेके जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, ये सारा खर्चा, तो अपने को नेट कितना बचने वाला है। आप लोगों ने घर लिया इसके पहले वाले एग्जाम्पल में 5 लाख रुपीज़ का, और आज उसको आप सेल करना चाहते हो 10 लाख रुपीज़ का, तो आप आपके बुक्स में 10 लाख रुपीज़ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख, अनटिल एंड अनलेस कोई आपको 10 लाख रुपए लेके रेडी नहीं, वो डिसीजन मटेरियलाइज नहीं होगा तब तक। मटेरियलाइज मतलब वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक। आगे वाले ने 10 लाख रुपए रख दिए, भाई ये घर मेरे नाम कर दो, अब तुम उसको बुक्स में 10 लाख कंसीडर कर सकते, बट सिर्फ बात चल रही कि भाई मेरे घर की कीमत 10 लाख है, पर दैट इज नॉट मटेरियलाइजेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। डन? तो रियलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई असेट है उसे जब अपन क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, सेल करने के बाद ये कॉस्ट ऑफ सेल कितना रहेगा, मतलब आप लोगों ने सेल करना था एक असेट 5,000 रुपये का, अब उसको उसको सेल करने के आपने OLX पे डाला, या आपने फेसबुक पे ऐड डाली, उसके लिए आपने खर्चा किया, फेसबुक को 500 रुपये दिए, OLX को 500 रुपये दिए, अब आपके पास वो असेट बेचने के बाद आए 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये आपके पास आए और आपने कितना खर्चा किया उसके लिए 500 रुपये, तो नेट आपका कितना आया, रियलाइजेशन 3,500। रियलाइजेशन कंसेप्ट समझ गए? ठीक है, डन। चैप्टर को यहाँ अंडरलाइन कर देता, एग्जाम्पल है, ठीक है। मिस्टर एक्स परचेज द पीस ऑफ लैंड ऑन 1/1/1995 बाय पेइंग 2,000, ठीक है। एक इंसान ने ये खरीदा, क्या खरीदा, लैंड, कब खरीदा, 1/1/1990, कितने का, तो उसने तब जर्नल एंट्री पास किया होगा अगर उसको आता होगा तो, ठीक है, वो भी मैटर करता ना भाई, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग लैंड परचेज्ड। क्लियर है क्या ओम? क्लियर है? इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 1,02,000 ऑन 31/12/2022। ये अपन ने इस दिन परचेज किया था, आज इसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,02,000, ठीक है। ये कब है, डेट क्या है, 31/12/22। Should the accountant show the land at ₹2,000 following cost concept and ignoring 1 lakh value? Ignoring 1 lakh value increase since it is not realized. If he does so, the financial position would be. चलो, अभी ये जब आपने जमीन खरीदी,
ठीक है, तो ये इसको ना मैं अभी के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, जब आपने जमीन खरीदी तब आपने बैलेंस शीट बनाई होंगी। बैलेंस शीट में आपने क्या लिखा होगा? और यहाँ का कैपिटल। क्लियर है जानवी? चलो, ये 2000, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस में आपने 2000 रुपये लाए होंगे, ठीक है। तो आपने लाए कैश 2000 रुपये, कैश टू कैपिटल। फिर कैश क्या हो गई? कैश अपन ने खत्म कर दी और उसकी जगह अपन ने क्या लाया? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ओम मतलब? ठीक है भाई, कैसा ही होगा ये तो अभी ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि अकाउंटेंट ने ये करना चाहिए या 1,02,000 रुपये दिखाने चाहिए तुम लोगों के हिसाब से? मैंने अभी समझाया कंसेप्ट। या बैलेंस उसने ऐसा ऐसा दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में, ये एक हो गया। दूसरा वो क्या दिखाएगा? लैंड 1,02,000, कैपिटल 2,000 और अनरियलाइज्ड गेन। ये ऐसा दिखाना चाहिए या ये दिखाना चाहिए? हाँ, सेकंड वाला। किस बेसिस पे सेकंड वाला दिखाना चाहिए? मैंने क्या बोला? अनटिल एंड अनलेस ये मटेरियलाइज ना हो, मतलब आगे वाला देने को तैयार ना हो, तब तक नहीं दिखाना। आगे वाले ने बोला कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो चुका है तब तुम दिखाओ, बट एक बार जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसको अनरियलाइज नहीं, फिर रियलाइज्ड गेन बोलते हैं। रियलाइज हो गया ना गेन ट्रांजैक्शन होने के बाद, ठीक है। बट हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलते हैं हमेशा की? ये कंसेप्ट पर, ठीक है। आजकल दुनिया में बहुत लोग इसके भरोसे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं। शेयर की प्राइस, लोग इन्वेस्टमेंट करके 10 रुपये शेयर करते, आज 100 रुपये है, तो 90 रुपये का प्रॉफिट अपने इस पे दिखाते, बट वो किन लोगों का एप्लीकेबल है? दैट इज नॉट योर सिलेबस, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, अपने को किससे चलना है? हिस्टोरिकल। अभी इस पे दिमाग मत लगाओ, अभी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। डन? समझा? क्लियर? कौन से कंसेप्ट हो गए अपने? मैचिंग कंसेप्ट पहले से देखते हैं अपन, पहले से कौन से हो गए? एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, देन गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, अभी अपना कितना क्या क्या बचा है? चलो थोड़ा सा ही बाकी है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अब ये पूरा अकाउंटिंग ड्यूअल एस्पेक्ट पे चलता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देयर इज नथिंग न्यू, और ये सिखाने की जरूरत है ही नहीं। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब डेबिट और क्रेडिट। अब तो दो ही हो सकता, तीसरा कोई नहीं बना अब तक। वो जिसने बनाया था ये अकाउंट्स, उसने डेबिट और क्रेडिट ही बनाया, ठीक है। तो एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट, साइमल्टेनियस क्रेडिट होने ही वाला है। दिस कंसेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री में करते हैं बुक, ठीक है, टिक मार दो इसको। जैसे इंक्रीज इन असेट क्या हो सकता है? अगर कैश में खरीदा तो एक असेट बढ़ गई और कैश कम हो गई। एक असेट, या तो क्या हो सकता है इंक्रीज इन असेट, तो असेट भी बढ़ जाएगा, फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर उधारी मिलेगी तो, ठीक है। समझ गया? बस ऐसे ड्यूअल एस्पेक्ट चलते रहने वाले। एक एग्जांपल इसके ऊपर, अरे एग्जांपल बहुत ही बड़ा है, ठीक है। क्या दिया एग्जांपल में? बैलेंस शीट, कैपिटल, बैंक लोन, अदर लोन, मशीनरी, कैश, ट्रांजेक्शन, अ न्यू मशीन परचेज बाय पेइंग 50,000 इन कैश। देखो अब ये जर्नल एंट्री करना है, कर रहे हैं? जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो ये मैं ऊपर वाली बैलेंस शीट बनाता पहले, ठीक है। मशीन
कितने की दी है मशीन? 2 लाख। कैश कितने का कैश दिया? 1 लाख। इधर क्या है? कैपिटल। बैंक लोन। फिर क्या है उसके बाद? अदर लोन। कितना? 75। ये टोटल मैच हो रही क्या दोनों की? 3 लाख। 3 लाख। ठीक है। अभी क्या बोला उन्होंने? अ न्यू मशीन इज परचेज बाय पेइंग 50,000 कैश। जर्नल एंट्री बोलो। मशीनरी टू कितना? 50,000। ये क्लियर है? एनी डाउट? इसका भी डबल एंट्री करना है, तो मशीन में क्या हो जाएगा? प्लस न्यू मशीन, और यहां कैश। हाँ, अरे ब्रैकेट दे दो। क्लियर? बैलेंस शीट बिल्कुल मैच हो गई। सेकंड, अ न्यू मशीनरी परचेस्ड, अ न्यू मशीन इज परचेस्ड फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू बी पेड लेटर। एक और मशीन नहीं खरीदी अपन ने, बढ़िया, कैश की जगह क्या दिया अपन ने? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या पास करेंगे अपन? टू एक्स वाई जेड, जो भी पर्सन है, तो मशीनरी ऐड हो जाएगी एक और। कितने की है? 50,000 की। और यहाँ पर क्रेडिटर, अब क्रेडिटर का नीचे लिख देते क्रेडिटर, ये एक्स वाई जेड एनी पर्सन। डन। बैलेंस शीट मैच। कैश पेड टू रिपे बैंक लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। ये बैंक लोन कितने का है? बट अपन ने कितनी कैश पे की? 50,000। मेरे पास 50,000 ही बाकी है कैश देने को, तो मैंने कैश, और यह बैंक लोन भी कम हो गया। रिपे, लोन रिपे आना चाहिए, सॉरी, है ना, लोन रिपे। डन। रेज्ड बैंक लोन ऑफ 50,000 टू पे ऑफ अदर लोन। बैंक से लोन लिया, किस लिए लोन लिया? कि दूसरे लोगों को पे कर सके। दूसरे लोग कौन है? ये अदर। हाँ, दूसरे क्रेडिट भी हो सकता। तो मैंने बैंक लोन रेज किया, तो मेरे पास कैश आया, तो प्लस ये बैंक लोन का कैश आया। अब मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी तो बढ़ गई फिर से, प्लस बैंक लोन बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 50। अभी उसने क्या बोला? ये 50 बढ़ गए, और ये 50 अपन ने किस लिए लोन लिया? कि जो अदर लोन है वो पे कर सके। अदर लोन कितने का है? 75,000। ये मैं क्रेडिटर थोड़ा नीचे लिखता, ठीक है। तो अपन ने इनको पे कर दिया, ठीक है। अब जब पे करेंगे तो क्या होगा? कैश, हाँ, अदर लोन वालों को कैश चला गया, और यहां से अदर लोन रिपे हो गए। डन। ट्रांजेक्शन खत्म। बैलेंस शीट मैच होती क्या? देखो, 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 50 प्लस 50 माइनस 0, 3 लाख। ठीक है। 1.5 लाख प्लस 75, 225, 50 50 सेट ऑफ, 225 प्लस 75, 3, 50 50 आगे 3। टैली। अभी अपन एग्जांपल का आंसर देख लेते हैं क्या किया ये लोगों ने। ये तो अपना, ठीक है। पहले में देखो उन्होंने क्या किया। पहले इसमें बैलेंस शीट 1 एंड 3 जो लिखा है, इंक्रीज इन मशीन करा, ठीक है, 2.5 लाख कर दिया, 2 लाख की मशीनरी।
और यहाँ पर कैश 50,000 से कम कर दिया, ये अपन ने कर दिया था, पहला पॉइंट खत्म। सेकंड में क्या किया उन्होंने, एक और मशीन खरीदी, अ न्यू मशीन इज परचेस्ड फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। ऑन क्रेडिट पे इन्होंने इधर पता नहीं मशीनरी में क्यों नहीं बढ़ाया 50,000, कैश इन्होंने बढ़ाया और क्रेडिटर फॉर मशीनरी, नहीं मशीनरी 50 आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने ये क्रेडिटर 50,000 के बढ़ गए थे, ठीक है, जानवी क्लियर है। थर्ड में क्या किया उन्होंने, डिक्रीज बैंक लोन, यहाँ से 50,000 अपने पास से चले गया, 50,000 यहाँ अपन ने बैंक लोन का भर दिया। और थर्ड में क्या किया अपन ने, इंक्रीज बैंक लोन, 50,000 रुपये अपने को लोन आया, अपन ने लोन लिया और यहाँ लोन बढ़ गया, फिर वो लोन से अपन ने क्या किया, 50,000 इसको पे कर दिया। चौथे में देखो तुम्हारी बैलेंस शीट 3 लाख सी मैच है, एग्जाम्पल अपनी भी उतनी सी मैच हो गई, एनी डाउट। ये भाई सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है, और फाइनल यही तरीका ऐसे ही करने का। डन, एग्जाम्पल डन, ओम क्लियर है, एनी डाउट, ठीक है। जब तक तुम लोग खुद करके देखोगे नहीं, अपने पेन में की इंक खत्म नहीं करोगे भाई, तब तक नहीं आने वाला, ठीक है। मैं तो बैठा रहो पेन लेके। एग्जाम्पल क्लियर है जानवी, क्लियर। कंजर्वेटिज्म, फिर अपने लास्ट ही थोड़ा सा ही बचा है, हार्डली 10 मिनट्स का बचा है अपना, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, तुम लोगों ने कभी ऐसा बोला है क्या, घर वाले अगर अपने पुराने ख्यालात के रहते हैं, ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कंजर्व है मेरी फैमिली, बहुत ही कंजर्वेटिव है मेरी फैमिली, ऐसा बोलेगा तुमने कभी, छोटे सोच के, बहुत ही छोटे सोच के लोग है ना। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। अभी अकाउंटिंग कौन करता है अपने यहाँ पर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो अकाउंटिंग सही किया नहीं की उसको चेक करता, तो ये काम किसका है, अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट को क्या बोला गया, वो मेरे भाई फ्यूचर में इनकम होने वाली है, फ्यूचर इनकम, तो अभी से ना उसको ज्यादा ये मत कर, उसका चिल्ला मत कि मैंने पैसे कमा लिए, पैसे उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, उसको बुक्स में नहीं लेना। अब भाई मैंने आज 10,000 कमा लिया, 15,000 कमा लिया, अभी बुक्स में पैसे आने की है और आएंगे या नहीं वो भी नहीं पता, बट फ्यूचर में इनकम होंगी, उसको अभी आज बुक्स में अपन नहीं लेंगे। बट फ्यूचर में कोई लॉस, फ्यूचर पॉसिबल लॉस ये हो सकता है, तो इसको भाई अभी से सोच के चलो, इसको रिकॉर्ड कर। अब तुम्हारे दिमाग में एक थोड़ा सा ये हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है कि अक्रूवल ने क्या बोला कि फ्यूचर की इनकम पैसे मिलो ना मिले, वो फ्यूचर में मिले या ना मिले उसको रिकॉर्ड करने का है। अक्रूवल का मीनिंग है ट्रांजैक्शन ऑकर, ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा मिला या नहीं मिला वो अपने को रिकॉर्ड करना है। कंजर्वेटिज्म ने क्या बोला, फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली है, अक्रूवल ने क्या बोलता है, इनकम हो गई भले पैसे मिले ना मिले तो रिकॉर्ड कर, फ्यूचर में कोई इनकम होने वाली है उसको मत रिकॉर्ड कर, बट ट्रांजैक्शन हो गया जिसके पैसे बाद में मिलेंगे उसको रिकॉर्ड कर। कंजर्वेटिज्म ने क्या बोला, फ्यूचर में तेरे को इनकम होने वाली है, तेरे को ऐसा लगता है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बट फ्यूचर में लॉस हो सकता है उसको रिकॉर्ड करो। एग्जांपल, मेरे को मार्केट में पता चल गया कि भाई मैंने जिसको स्टॉक सेल किया उसकी हालत खराब हो गई, वो बेटिंग में हार गया, वो किसी पर्सनल लॉसेस में आ गया, अब उसके पास पैसे देने को जगह ही नहीं अपने पास, मेरे को लॉस हो रहा ना, मेरे को डेटा राइट ऑफ करने पड़ेंगे, तो पॉसिबल मेरे को फ्यूचर में लॉस हो अभी मार्केट में सिर्फ हवा चल रही, हुआ नहीं, तो मैं वो लॉस को कंसीडर करूंगा, बट मैं ये कंसीडर कर सकता कि हाँ भाई ये जमीन है, यहाँ से रास्ता जाने वाला है, मेरे को सरकार पैसे देंगी, नहीं कंसीडर कर सकते उसको, किसी की गारंटी नहीं भाई, ठीक है, समझे क्या कंजर्वेटिज्म।
जानवी क्लियर? कंजर्वेटिज्म में दो पॉइंट, एक प्रूडेंस एंड और एक न्यूट्रलिटी। प्रूडेंस, जजमेंट अबाउट द पॉसिबल फ्यूचर लॉस विच आर टू बी गार्डेड एज वेल एज गेन विच आर अनसर्टेन। प्रूडेंस मतलब जो फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस होने वाले है उसकी अकाउंटिंग करो। ठीक है, न्यूट्रलिटी छोड़ दो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है? तुम लोग जैसे हम लोग दिन भर पीछे पड़ रहे थे, भाई रोज क्लास आ, कंसिस्टेंटली क्लास आ, काम कर, कंसिस्टेंटली करना है, जो चीज कर रहे हो उसको रोज थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते हो, चेंज मत करो। ठीक है, चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आगे वाले को समझने को अड़चन हो जाएंगी। तो वॉट एवर मेथड यू आर फॉलोइंग फॉर अकाउंटिंग, यू हैव टू फॉलो दैट कंसिस्टेंटली ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। इफ अभी लाइक एग्जांपल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के 3-4 मेथड्स है, लाइक फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज मेथड, वैम, और एक अपना है 3-4 और, एक स्टैंडर्ड मेथड है, रिटेल मेथड है, वो स्पेसिफिक लग्जरियस प्रोडक्ट। अभी के लिए 3 ही सोचो, चलो ये 3 ही मैंने। ठीक है, फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, डब्ल्यू वेटेड एवरेज मेथड। तुम लोगों को आगे के चैप्टर में आएगा, अभी सिर्फ समझ लो। तुमने पहले साल फीफो लगाया, अगले साल लिफो लगाया, उसके अगले साल वैम लगाया, ये नहीं करना है। एक साल फीफो लगाया तो फीफो ही लगाओ फिर हर साल। दूसरा तुमको पता होगा डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन में 2 मेथड पता है, एसएलएम और, ये साल एसएलएम लगाया, अगले साल डब्ल्यूडीवी किया, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम। घर की खेती नहीं है, ठीक है ना, अकाउंटिंग है, एक जो मेथड लगाया वही कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। क्लियर है? ये किसने बोला? कंसिस्टेंसी ने। भाई लोग क्लियर हो गया? मटेरियलिटी, अभी चलो एक रिलायंस की बैलेंस शीट, अभी रिलायंस की बैलेंस शीट कितने भी अपने मन से अंदाजा आके लो, सही उससे ज्यादा ही रहने वाले उसके पास ये हमें बोलूंगा 10 लाख करोड़, उससे ज्यादा ही रहने वाले उसके पास है ना। तो रिलायंस के पास यहाँ पर उसके बैलेंस, इसके यहाँ पर 10 लाख CR एक ऐसा बैलेंस खड़ा हुआ है, होगा भी उसके पास, पॉसिबल। तो मुकेश अंबानी जी बैठे अपनी बैलेंस शीट, उनके ऑडिटर आए बैठे, सर वो बैलेंस शीट तो है तुम्हारी, बट इसमें ना सर ये एक 250 रुपये का खर्चा नहीं मिल रहा। तो वो क्या बोलने वाला, जेब से निकालेंगे, ये ले ऑटो करके जा, तू रुकी मत यहाँ भाई, है ना। ठीक है, एक नया लड़का है जो, जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी अभी इनकम बहुत ही नॉमिनल है, समझो पूरे साल भर उसने सिर्फ 1000 रुपये कमाए। अब उसका 250 रुपये का खर्चा नहीं मिल रहा। अब तो अब ये 250 रुपये मटेरियल है क्या कि नॉन मटेरियल? मटेरियल मतलब काम का है या कि नहीं काम का है? मटेरियल। क्यों मटेरियल? भाई तेरा 25% खर्चा नहीं मिल रहा, सैंपल साइज 25% है ना। तो ये मटेरियल जो कंसेप्ट है मटेरियलिटी, ये वॉल्यूम पे मैटर करता है कि तुम्हारा कितना बड़ा बिजनेस। अब वो 10 लाख करोड़ वाले को 250 रुपये का क्या लेना देना, बट 1000 रुपये वाले को लेना देना है। इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। मैटर ऑफ जजमेंट किस पर मैटर करेगा कि भाई इससे जो बंदा डिसीजन ले रहा है उसका माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसमें पॉइंट होगा। मटेरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कंसेप्ट टू बी इग्नोर्ड इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड मटेरियल। पहले लाइन ने क्या बोला, अगर ये 250 रुपये मटेरियल नहीं है तो इसको छोड़ दो, ये कंसेप्ट में नहीं बैठे, बट ये 250 रुपये काम के है तो ये मटेरियल है। द प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन to the full disclosure principle. According to the material principle, all the items having significant economic effect on the business of an enterprise should be disclosed in the financial statements. And any insignificant item which will only increase the work of the accountant will not be relevant. मतलब वही वापस बोला हूँ,
₹250 के काम के है, इससे जो आदमी, अब कौन ये बैलेंस शीट कौन कौन पढ़ने वाले, रिलायंस हटा देता, ₹1000 लिखा है पहले सही था, है ना, ये तेरा तेरा नाम लिख देता हूँ उनका, ठीक है। तो ओम की बैलेंस शीट है, वो पूरा 25% मेरा खर्चा नहीं होगा मेरे नेटवर्क का, तो उसको टेंशन आएगा, करेक्ट है। तो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा, करेक्ट। वो क्या बोलेगा, मेरे को ₹250 ढूंढने पड़ेंगे, ये कहा गए, और समझो ये खर्चे चल मिल भी गए, और ये खर्चा अगर इसका ऐसे जगह पर हो रहा है जो बिजनेस से इररिलेवेंट है, ये बिजनेस कर रहा है दूध का और इसका खर्चा हो गया इधर कपड़े का, तो बोल रहा है भाई ये क्या, ये खर्चा क्यों हो रहा है बिजनेस में, ये नहीं होना चाहिए, आया कहाँ से, तो तेरा डिसीजन चेंज करेगा ना, डिसीजन चेंज होगा तुम्हारा। तो जो डिसीजन, जो अमाउंट डिसीजन चेंज करेगा वो मटेरियल है। क्लियर है? क्लियर भाई, समझ रहा कि नहीं? अभी अपन बेसिक चैप्टर्स पे ही है, आगे गए नहीं। चलो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। फंडामेंटल assumptions, फंडामेंटल assumptions मतलब कोई भी बिजनेस में ये 3 assumption सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 कंसेप्ट नहीं है तो अकाउंटिंग भी नहीं है, ठीक है। पहला, गोइंग, अगर किसी दुकान मालक की, कंपनी वाले की इच्छा ही नहीं अगले साल बिजनेस करना, तो उसको अकाउंटिंग अजम्पशन, उसका अकाउंटिंग का मतलब ही नहीं, वो बिजनेस ही नहीं कर पाता, ठीक है। सेकंड, कंसिस्टेंसी, मतलब ये साल WDV, अगले साल SLM नहीं करना है, वो अकाउंटिंग बेस नहीं है, मतलब वो सही नहीं है अकाउंटिंग, वो कोई भी ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही किसी चीज की, ठीक है। थर्ड, अक्रूवल, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अक्रूवल का अकाउंटिंग करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अक्रूवल की अकाउंटिंग कर रहे हैं बट गोइंग कंसर्न नहीं है तो मतलब ही नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, वो फाइनेंशियल्स के अमाउंट स्टेबल, उसके वो बैलेंस शीट देख के वो एनालाइज करके तुम डिसीजन नहीं ले सकते, करेक्ट। तो दीज आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, ये फाइनल तक कभी भी पूछा जा सकता है, CA फाइनल तक, और उसके बाद भी अगर तुमको प्रैक्टिस करने का मन है तो, जॉब करने का मन है, पगार लो, खुश रहो, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, डन। उसके बाद है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पेज अच्छा हो ये नहीं चाहिए भाई, है ना, पेज बॉन्ड पेपर है, बड़ी साइज है, ये नहीं होना तो बोल दोगे तुम लोग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका ना शॉर्ट फॉर्म है, हमको हमारे सर ने सिखाया था, RRCU, शॉर्ट फॉर्म, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। RR, पहला R क्या है, रिलेवेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तब कभी भी MCQ में किसी भी क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल, सॉरी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या आना चाहिए, RRCU, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिलेवेंस मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हारी रिलेवेंट नहीं, ये फाइनेंशियल बिजनेस से रिलेवेंट नहीं है तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब जिसपे तुम ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड सबसे ज्यादा अनरिलायबल पर्सन रहता है, जिसके ऊपर तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते, है ना, तो वो अनरिलायबल नहीं, रिलायबल जिसके ऊपर तुम भरोसा, जैसे CA लोग, है ना, लोग आते हैं CA को फीस देते हैं क्योंकि उन पर भरोसा करते हैं,
रिलायबल होना चाहिए। तुमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट लाई, असेट अगर 1 लाख रुपए का तुमने उसमें ऐड किया, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलायबल रहना चाहिए। उसके लिए क्या लगेगा? इनवॉइस, पेमेंट का प्रूफ, वो रिलायबल होना चाहिए। कंपैरेबिलिटी, अगर ओम का बिजनेस है दूध का, ओम डेयरी, तो वो अब उसका कॉम्पिटिटर कौन है? अमूल। तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे कंपेयर करते आना चाहिए, मैच करते आना चाहिए। ठीक है, बराबर है। ओम का टर्नओवर 10,000 करोड़, अमूल का 1,000 रुपए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? कंपेयर करते आना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जैसे मैंने ये लिखा तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा ना हो कि मैं लिखूं और तुम लोगों को समझ में ही ना आए, है ना? कितनी बढ़िया हैंडराइटिंग है, जबरदस्त। ठीक है, अदर पॉइंट्स, मटेरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, कंप्लीटनेस, प्रूडेंस। एक बार पढ़ के छोड़ देना, नॉट ऑफ यूज, नॉट ऑफ यूज, इतना एग्जाम में नहीं है, नॉट रिलेवेंट, थ्योरेटिकल पॉइंट्स ही है। और एक है, जैसे जैसे तुम आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे ही, और ये ऑटोमेटिक प्रिंसिपल सारे क्लियर, मतलब अकाउंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसमें एक पॉइंट है कंप्लीटनेस, तुम अकाउंटिंग तुमको कंप्लीट करना है, तो कंसेप्ट बोलता है कंप्लीटनेस करना है। तुमको न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल मतलब अनबायस्ड, बायस्ड नहीं रहना कि भाई मेरे दोस्त ने बोला कि ये गलत है तो भाई मेरे को उससे बात नहीं करता, तेरा दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन, बायस्ड नहीं होना, देयर शुड बी अनबायस्ड। ठीक है, डन। सो इसी के साथ अपना यूनिट नंबर 2 खत्म होता है ऑफ फर्स्ट चैप्टर। डन।